हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि जिस जहां पे भी जीएस की बात होती है वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आज अगर आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका इस टॉपिक से प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। तो हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस शानदार क्लास को पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। और आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में जो है, भारत के साथ मतलब एशिया के साथ एशिया और यूरोप के जो व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। और एशिया का जो है अधिकांश व्यापार अरब वासियों के साथ हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को भारत में व्यापारिक मार्ग करने के लिए उसको प्रेरणा मिली। तो पहले जो था यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार हुआ करता था वह स्थल मार्ग से हुआ करता था। ठीक है, स्थल मार्ग से यूरोप के व्यापारी एशिया में व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन इस पर क्या हुआ, 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1453 ईस्वी में कहा, पूछा भी आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कब किया, तो 1453 ईस्वी में। ठीक है, 1453 ईस्वी में। ठीक है, जब इस पर उसने अधिकार कर लिया तो क्या हुआ, जो भी यूरोपीय यात्री जब यहाँ पर स्थल मार्ग पर अधिकार कर लिया तो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने का सेंस ये हुआ कि जो भी यूरोपीय यात्री अब एशिया में अगर व्यापार करने के लिए आएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और आपको पता है कि यूरोपीय टैक्स देने से कितना, मतलब उनको टैक्स देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पैसा लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। तो यूरोपियों को लगा कि क्यों ना एक ऐसे मार्ग की खोज कर ली जाए कि हमें टैक्स भी ना देना पड़े और अपना व्यापार भी चलता रहे। लेकिन उन्होंने ठान तो लिया कि चलो ऐसी मार्ग की खोज करें। लेकिन आपको पता है कि फ्रेंड्स, अगर आप भी यात्रा करेंगे तो यात्रा करने में खर्च लगता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि दो देश, कहा जाता है कि दो देश, पुर्तगाल और स्पेन के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप क्या करो, नए नए रास्तों की खोज करो, व्यापारिक मार्ग, सामुद्रिक मार्ग की खोज करो, हम आपके खर्च को बियर करेंगे, जिस प्रकार से स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुर्तगाल के राजा जो थे हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया, इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और एक पुर्तगाली यात्री थे बार्थोलोमियो डियास। ठीक है, पुर्तगाली यात्री, यहाँ पे एक कंट्री है पुर्तगाल, बार्थोलोमियो डियास 1487 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1487, ये हमारा मैप है रफली मैप में, क्योंकि आपको पता है कि 7 महादेश होते हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रफली मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि आप मैप से पढ़ेंगे तो थोड़ा चीजें क्लियर रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, तो पुर्तगाल से वो बार्थोलोमियो डियाज चला और अटलांटिक महासागर होते हुए वह अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा। ठीक है, अमेरिका के वह दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा और यहां पर इसका नाम इन्होंने केप ऑफ गुड होप रखा। क्या रखा इसका नाम? केप ऑफ गुड होप रखा, उत्तमाशा अंतरिक्ष। लेकिन बार्थोलोमियो डियाज क्या हुआ, यहां से आगे नहीं बढ़ पाया, यह पुनः वापस लौट गया। जब ये वापस लौट गया, जब देखा कि पुर्तगाली यात्रा पे खोजने पे निकले में, तो स्पेन भी इससे प्रभावित हुआ। तो स्पेन के राजा थे फर्डिनेंड द्वितीय, और वहां की रानी इसाबेला ने क्या किया कि एक यात्री थे कोलंबस, तो कोलंबस को अपने यहां, कोलंबस को स्पेन से, ठीक है, वो भी, उसको भी भारत की खोज करने के लिए भेजा। लेकिन कोलंबस क्या हुआ कि अब देखिए, भारत क्या है, यूरोप के पूर्वी भाग में है, लेकिन वो कोलंबस क्या हुआ, वो रास्ता भटक गया और वो पूर्वी भाग ना आकर वो पश्चिमी भाग चला गया। और जो वो पश्चिमी भाग जाते जाते वो कहां पहुंच गया, वह उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, और यहां पर जब पहुंचा तो इन्होंने इस जगह का नाम दिया न्यू दुनिया, नई दुनिया। नई दुनिया इन्होंने इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके पहले यूरोपीय लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं थी। तो
आपने देखा कि बार्थोलोम्यू डियाज भी भारत नहीं पहुंच पाया और उसके बाद कोलंबस भी नहीं पहुंच पाया। कोलंबस 1492 ईस्वी में चला था, ठीक है। तो ये भी उसके बाद क्या हुआ, 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा फिर पुर्तगाल से चला और जिस रास्ते से बार्थोलोम्यू डियाज आया था उसी रास्ते को फॉलो करते हुए कहां तक आ गया, केप ऑफ गुड होप के पास। फिर केप ऑफ गुड होप से यहां से वो चला, तो जब वो जा रहा तो रास्ते में उसको अब्दुल मुनीत नामक व्यापारी मिला। तो अब्दुल मुनीत की सहायता से वह अरब सागर होते हुए वह देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो यहां का राजा था जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, ठीक है। किसका, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा कब पहुंचा, तो 17 मई 1498 को। बहुत सारे बुक में 20 मई भी रहते हैं, तो 17 मई या 20 मई 1498 को वह कालीकट बंदरगाह पहुंचा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और किसने इसका स्वागत किया, तो वहां के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और यह भी क्वेश्चन, आपको पता है कि एशिया के साथ जो अरब व्यापारियों का व्यापार पहले से चल रहा था, लेकिन जब यहां पर ये वास्को डी गामा यहां पे पहुंचा तो अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। तो यह भी पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया, तो विरोध किसने किया, तो अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार जो पहला पुर्तगाली यात्री था, पहला यूरोपीय यात्री था वास्को डी गामा, जो भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो हमने देखा कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था, पुर्तगाली, और पहला व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद, यहीं पे सबको कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश आए थे। नहीं, बिल्कुल गलत। पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश नहीं आए थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। कौन आए थे फ्रेंड, डच। एक चीज और देखिएगा, अगर स्थापना के क्रम की बात हो, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश, अगर स्थापना के क्रम ये दोनों बात आप जान, एक आने का क्रम अलग है, स्थापना की क्रम अलग है। स्थापना के क्रम में पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई स्थापना के क्रम में। लेकिन अगर आप आने का क्रम देखेंगे, स्थापना का क्रम अभी बाद में देखेंगे, पहले आने का क्रम ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले आएगा कोई तभी तो कुछ स्थापना करेगा। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए फ्रेंड, डच आए थे। कौन आए थे, डच आए थे। डच कब आए थे, 1596 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड। तो भारत आने वाला पहला डच यात्री पूछेगा तो कार्नेलियन हाउटमैन था। कौन था, कार्नेलियन हाउटमैन। 1595 ईस्वी में वो भारत आया था। डच के बाद ब्रिटिश आए थे। तो ब्रिटिश कब आए थे, 1600 ईस्वी में। कब आए थे फ्रेंड, तो आपने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए। तो आपको यह होना चाहिए कि अंग्रेज जो है वह डच के बाद भारत में आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डच कब आए, 1596 में। ब्रिटिश कब आए, 1600। तो पहला भारत आने वाला अगर पहला ब्रिटिश व्यक्ति पूछे तो जॉन मिंडेन हॉल था। कौन था, जॉन मिंडेन हॉल। उसके बाद कौन आए, डेनिस आए। डेनिस कब आए, 1616 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी कब आए, 1664 ईस्वी में। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आने का क्रम है वो कौन है, स्वीडिश, 1731 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊंगा स्थापना का क्रम, कि मतलब ब्रिटिश जब आ गए यहाँ पे, पुर्तगाली डच सारे, तो अब क्या होगा, वो अपनी कंपनी को लगेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला जो था कंपनी स्थापित, वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, 1498 ईस्वी में। कब हुई थी, 1498 ईस्वी में। अच्छा एक चीज बताइए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उसमें भारत का शासक कौन था, मतलब भारत पर कौन शासन कर रहा था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत पर, जिसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो है वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1206 से लेकर 1526 में किस वंश का शासन था, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत पर भी शासन करने के क्रम में दिल्ली सल्तनत पर भी पांच मतलब वंश के शासकों ने शासन किया था। कौन कौन था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय लोदी वंश का शासन था। क्योंकि लोदी वंश का शासन कब से कब तक है, 1491 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और लोदी वंश में भी 3 राजाओं ने शासन किया था,
पहला लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलो लोधी। बहलो लोधी का शासनकाल कितना था? 1489 से 1451 से, ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक बहलो लोधी के शासनकाल था। बहलो लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517, सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी के बाद फिर आए इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल का 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा क्या? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत पर किस राजा का शासनकाल था? तो आपको पता है कि अगर वंश पूछेगा किस वंश का शासन था तो लोधी वंश का। कि राजा पूछे तो आपको मैंने बोला सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक है? सिकंदर लोधी का शासनकाल आपका 1489 से 1517 तक। और 1489 कब से कब तक है? सिकंदर लोधी का शासनकाल था। किसका था फ्रेंड? सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? 89 से लेकर 1517 ईस्वी। और 1489 और 1517 के बीच में ही तो 1498 आता है ना फ्रेंड? 1489 और 1517 के बीच में ही तो 1498 आता है, ठीक है। इसलिए और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसमें इसका शासन किसका था? सिकंदर लोधी का। किसका? सिकंदर लोधी का। तो आपसे पूछेगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासन किसका था? तो सिकंदर लोधी का। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था? हाँ, स्थापना के क्रम में पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद डच की स्थापना। लेकिन आने का क्रम पूछे तो पुर्तगाली के बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, आप इस बात को नहीं भूलेंगे। तो पुर्तगालियों के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और उसमें शासक कौन था? सिकंदर लोधी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। और उस समय अगर भारत पर किसका था? भारत पर मुगल वंश का शासन था, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना मुगल वंश के पहले हुई थी? ठीक है, मुगल वंश के पहले हुई। तो आपको पता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में ही हो गई थी। तो एकमात्र ऐसी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना मुगल वंश की स्थापना के पहले हुई थी। और जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है वह मुगल वंश की स्थापना के बाद हुई, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई है और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 1498 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई फ्रेंड? 1600 ईस्वी में, ठीक है। किसके समय? उस समय शासक कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। और उस समय भी शासक कौन था? अकबर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किसकी स्थापना हुई? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी में। कब हुई फ्रेंड? 1600। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक कौन थे? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर। क्योंकि जहांगीर का शासन कब था? 1605 से लेकर 1627, 1605 से लेकर 1627 तक। यहाँ पे लाइटिंग आ रही है, आप देख लेंगे 1605 से लेकर 1627 तक लिखा हुआ है। उसके बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। पूछेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर कौन शासन कर रहे? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत पर औरंगजेब का शासनकाल था, ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक। आपसे यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1731 ईस्वी में। किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, इसको रंगीला बादशाह भी कहा। उसका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या देखा कि भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे आए थे, वो क्यों आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। बाय।